हमारे पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि आर्द्र नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज़ क्या-क्या होती हैं और उन क्वालिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी होती हैं और साथ ही साथ इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सो गेट रेडी। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको अलग अलग सीरीज देखने को मिलेंगी, लग्नों की, चंद्र राशियों की, सूर्य राशियों की, हाउसेस की और साथ ही साथ नक्षत्रों की सीरीज भी, जिस पर हम फिलहाल काम कर रहे हैं। हम हर नक्षत्र के बारे में 2 वीडियोस बनाते हैं। पहले में हम बेसिक क्वालिटीज की बात करते हैं और दूसरे में हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशंस की, प्रिडिक्शंस की। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है वो कैसे होते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बुध और राहु की म्यूचुअल एनर्जीज काम करती हैं, इसीलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं। अगर बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है और चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, तो फिर आप पाएंगे कि इन लोगों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। दे आर इमोशनली वेरी वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ का नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है। अगर आप राहु को साधने में सक्षम हो जाते हैं, इन दैट केस आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले बनते हैं। आप जिंदगी में गोल्स बनाना सीख जाते हैं और उन गोल्स के पीछे भागने के लिए फिर आप बाकी जो दुनिया है उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आया है बट अगर आपने कोई गोल बना लिया तो आप उसे पाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर राहु की एनर्जीज जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं, तो फिर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं करते हो और उनके पीछे भागना शुरू कर देते हो। कई बार लोगों का माइंड इतना सिंगल ट्रैक हो जाता है कि वो एक चीज़ की खातिर, किसी एक चीज़ को पाने की खातिर सब कुछ सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़े रेयर कंडीशंस में ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर आर्द्र नक्षत्र वाला व्यक्ति ऐसा ही करता हो, लेकिन हाँ, इस तरह की टेंडेंसीज उन लोगों के अंदर ज़रूर होती हैं। अगर आपका चंद्रमा आर्द्र नक्षत्र में है, इन दैट केस आपके मन में एक इनहेरेंट सैडनेस हमेशा रहती है। यानी मन के अंदर एक वॉइड, एक खालीपन, एक सैडनेस हमेशा ही रहेगी। उसको फुलफिल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको समझ नहीं आता कि ये सैडनेस क्यों है। उस सैडनेस को भरने के लिए क्या करना है, उस वॉइड को भरने के लिए क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप सेल्फ गोल ओरिएंटेड होते जाते हैं अपने जीवन में, उतना ही ज़्यादा ये वॉइड जो है वो बड़ा होता जाता है। आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ रहती है, चाहे आप आपकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो, आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चीज़ रहती है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। चाहे आपने कितनी भी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल लाइफ क्यों ना जी हो, आपके मन के अंदर हमेशा एक ऐसी चीज़, एक ऐसा कोई क्वालिटी या ऐसी सोच ज़रूर होती है कि आई एम नॉट लाइक एवरीबडी एल्स। तो हो सकता है कि आपके मोहल्ले के सारे बच्चे कंचे खेलते हो और आपको लगता है कि नहीं, मैं तो टेनिस खेलूंगा। या हो सकता है कि आपके मोहल्ले के सारे बच्चे लॉन टेनिस खेलते हो और आप सोचे कि नहीं, मैं तो टेबल टेनिस खेलूंगा बिकॉज मेरा मन वही लगता है। आई एम नॉट लाइक दीज पीपल, आई एम लिटिल डिफरेंट, मैं इन सबसे थोड़ा अलग हूँ। हो सकता है आपके सारे दोस्तों ने सीए बनना चूज़ किया और आप कहेंगे नहीं, तुम मेरे दोस्त हो लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं केमिस्ट बनूंगा, मैं फार्मासिस्ट बनूंगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलती हैं। जितना भी आप लोग दूसरों पर फोकस करते हैं, दूसरों की सफरिंग को एलिविएट करने पर फोकस करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर की जो सैडनेस या वॉइड है उसको फिल किया जा सकता है। अक्सर जो आर्द्र नक्षत्र के लोग जो कम उम्र के होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत रहती है दैट दे आर वेरी सेल्फ ओरिएंटेड, दे आर ऑलवेज अबाउट देमसेल्व्स। स्पेशली अगर राहु जो है वो इस नक्षत्र में आकर बैठा हो और पहले घर में बैठा हो, यानी कि लग्न भी है, लग्न में ये बैठा हुआ है नक्षत्र और राइजिंग नक्षत्र है और वहां पर राहु भी है, तो आप लोगों के अंदर जो सेल्फ गोल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दैट यू आर ऑल अबाउट योर सेल्फ, यू ऑल यू वांट टू डू इज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी से दोस्ती क्यों कर रहा हूँ, मैं आगे ज़िंदगी में क्या पाना चाहता हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे एम्बिशंस क्या हैं, मेरे सपने क्या हैं। देन यू डोंट अलाइन योर सेल्फ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि चाहे वो आपकी खुद की फैमिली ही क्यों ना हो। इस तरह की चीज़ें हमेशा यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
और याद रखिए कि क्योंकि डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होता ही है और फॉरेन चीज़ों के साथ, सोसाइटी के नॉर्म्स के बाहर की चीज़ों के साथ यहाँ कनेक्शन होता है। इसीलिए अक्सर ये भी देखने में आता है कि आर्द्र नक्षत्र में जन्मे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, अपनी सोसाइटी से बाहर निकलकर, अपने नॉर्म्स से बाहर निकलकर, अपने ट्रेडिशनल कल्चर से बाहर निकलकर ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। अगर वो ये सब भी ना कर पाए तो भी अपनी फैमिली और उसके जो ट्रेडिशंस हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकल कर ये लोग ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छी मेहनत कर पाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी बिजनेस फैमिली है, हर कोई आपकी फैमिली में बिजनेस करता है, आपने सोचा कि नहीं मैं सरकारी नौकर बनूंगा, ठीक है, मुझे यूपीएससी का पेपर करना है। सो आप अपने फैमिली के नॉर्म से थोड़ा सा अलग हट गए। तो ये राहु और ये आर्द्र नक्षत्र है, राइट। तो इन सब चीज़ों का जो कनेक्शन होता है वो यहाँ से होता है दैट वेन एवर यू वॉन्ट सक्सेस, वो सक्सेस आपको थोड़ा सा लीक से हटकर चलने पर ही मिलती है। चाहे वो लीक कोई भी हो, चाहे वो फैमिली की लीक हो, चाहे सोसाइटी की लीक हो, चाहे आपके देश की लीक हो, कुछ भी हो। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग जो इस नक्षत्र में जन्मे होते हैं वो लोग बाहर की कंपनियों से बाहर का सामान जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कह लीजिए, एक्सप्लोरिंग कह लीजिए, ट्रैवलिंग कह लीजिए, बैंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बैंकिंग में भी फॉरेन बैंकिंग, वो सब जो करते हैं वो आपको इस नक्षत्र में मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो लोग केमिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, हीलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे भी आपको इस नक्षत्र में देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू हेल्प अदर्स, यू हैव टू बी ऑफ यूज टू अदर पीपल। आप लोगों को दूसरे के आंसुओं को रोकना है, आप लोगों को दूसरे के जो दुख तकलीफें हैं उसे दूर करना है। अगर आप लोग दूसरों के पशुत्व भाव को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बहुत सारे आर्द्र नक्षत्र के लोग वकालत में मिल जाएंगे, लेकिन वो वकालत इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। एनजीओ में मिल जाएंगे और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के साथ कार्यरत मिल जाएंगे जो लोग शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ अपना सब खराब कर लिया है, फैमिली को बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रक्शन कर दिया है वहाँ पे। उनके आंसू पोंछ कर उन्हें ज़िंदगी में नया एक दिशा देना। जो लोगों ने जुआ खेल खेल के सब अपना बर्बाद कर दिया, उनके साथ काम करके उन्हें लाइफ में नई दिशा देना। इस तरह के जो कार्यकलाप होते हैं उनमें बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। प्रोफेशन इसे ना भी बनाए तो भी इनका मन कभी ना कभी उस चीज़ की तरफ भागता ज़रूर है। सो आइदर दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ देयर सोसाइटल नॉर्म्स, देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और दे वॉन्ट टू वर्क विद दीज पीपल। क्योंकि यहाँ पर आंसू हमेशा रहेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आंसू का होना ज़िंदगी में एक कॉन्स्टेंट थीम है जिससे आप पार नहीं पा सकते। शुरुआती ज़िंदगी जो होती है ऐसे लोगों की, वो थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड तो होती ही है, साथ ही साथ ऐसे लोगों को अपने जीवन में बार बार धोखे का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए कर सकता है क्योंकि कई बार ये इतने ब्लाइंड हो जाते हैं अपनी नीड्स को लेकर कि ये लोग देख नहीं पाते कि इनके मित्र कौन है और इनके दुश्मन कौन है। ये लोग देख नहीं पाते हैं कि ये भी कुछ गलत कर सकते हैं। तो इस वजह से शुरुआती जीवन में इनको बार बार धोखे भी मिल सकते हैं और ऐसे लोग अक्सर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहकर अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनका अपना एक्सप्रेशन जो है वो उतना अच्छा नहीं होता प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स में। इसीलिए किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में खुद की गलती करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर ये उस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट से बाहर निकलते हैं तो भी शुरुआत में ये गलतियां करते ही हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एकदम से नए इन्वायरमेंट में जाओगे तो ढल तो नहीं जाओगे ना, समय तो लगता है। तो शुरुआत में गलतियां होती हैं, बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, 30 की उम्र पार कर लेते हैं, 32 की उम्र पार कर लेते हैं, तो इनके लिए अच्छा रहता है। और 30 से लेकर 40-42 की जो उम्र होती है ये एक्चुअल में इनके लाइफ के फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो टीनेज है वो फॉर्मेशन ईयर्स है, लेकिन अगर आपका जन्म आर्द्र नक्षत्र में हुआ है तो आपकी लाइफ के फॉर्मेशन ईयर्स जो है वो 30 से 42 ईयर्स के बीच में होते हैं। वहां पर आप अपनी लाइफ सेट करते हो। यही वजह होती है कि जिन लोगों का जन्म आर्द्र नक्षत्र में होता है उनको अक्सर ये सलाह दी जाती है कि आप जल्दी शादी मत कीजिए, आप थोड़ा रुक कर शादी करिए। अपने पहले ही रिलेशनशिप को शादी में बदलने की कोशिश मत करिए। अपने पहले ही किसी व्यक्ति के इम्प्रेशन को अपना आखिरी इम्प्रेशन मत बना लीजिए, बिकॉज थिंग्स आर बाउंड टू चेंज। और वो भी चेंज कब होगी, जब आप 30 वर्ष के लगभग होंगे, यानी कि जब आपके फ्रेंड्स जो हैं वो सेटल डाउन हो चुके होंगे, उनके बच्चे किंडरगार्टन जा रहे होंगे। उस समय पर शायद आपको शादी करनी है, उस समय पर आपको सेटल डाउन होना है, उस समय पर आपको पता लगेगा व्हाट यू आर रियली लुकिंग फॉर इन लाइफ। अक्सर क्या होता है कि लोग पहले शादी कर लेते हैं तो उन्हें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने करियर को लेके कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं, ज़्यादा ही ऑब्सेस हो जाते हैं,
फिर अचानक से उनको एक दिव्य ज्ञान मिलता है अराउंड 30, 33, 35। उनको लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के केसेस में काफ़ी लेट होता है, इट हैपन्स अराउंड 40, 42। तब जाके उन्हें लगता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों कर रहा था, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, सेम, कि मैं कॉर्पोरेट में क्यों फंसा हुआ हूँ, मुझे तो मंक बनना है, राइट। और मुझे कहाँ जाना है, मुझे विल्डरनेस में जाना है। विल्डरनेस यानी आर्द्र नक्षत्र, सोसाइटी के बाहर की चीज़ यानी आर्द्र नक्षत्र। जंगल, गुफाएं, प्रकृति, आर्द्र नक्षत्र। नदियों के पास की जो सेटलमेंट्स होती हैं, क्वाइट सेटलमेंट्स, यानी कि आर्द्र नक्षत्र। तो मन उन चीज़ों की तरफ भागता है, बार बार भागता है। आप लोगों को कभी भी कॉन्क्रीट जंगल्स में 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। आप चाहे कितना भी पैसा कमाना चाहें, कितना भी पैसा कमा रहे हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, अंततः आपको खुशी जो है या मेंटल पीस जो है वो कहाँ मिलता है, प्रकृति के पास। ऐसी जगहों पे जहाँ हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल के बाहर होते हैं। अब अगर आप किसी जंगल सफारी पर जाओगे तो आपको तो नहीं मालूम ना कि शेर कहाँ से आ जाएगा या हाथी कहाँ से आ जाएगा। तो चीज़ें यहाँ कंट्रोल से बाहर है। सिर्फ एक ही चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो कि जिस जीप में आप जा रहे हो भाई आप उसमें ही बैठे रहो शांति से, ज़्यादा हाथ पैर ना मारो। इसके अलावा आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। यू आर इन अ वाइल्ड प्लेस, यू आर इन अ प्लेस वेयर आपकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो नहीं चलते। तो इस तरह की चीज़ें भी आर्द्र नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आपको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर किसी नेशनल पार्क में चले जाइए या किसी पास के ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे थोड़े बहुत जंगल हों, ऑब्वियसली जंगली जानवर ज़्यादा ना हो, जंगल हो, आप वहाँ चले जाइए। बहुत ही अच्छा आप लोगों को वहाँ पर जाकर महसूस होगा। आप जो लोग होते हैं आर्द्र नक्षत्र में जन्मे हुए, वो ऐसे प्रोफेशन से मिलते हैं जहाँ पर बड़े स्केल पर लोगों की मदद की जा सकती है। यही वजह होती है कि अगर आप उच्च पद पर कार्यरत हो सके किसी एनजीओ के या सरकारी भी, तो आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ तक कि आप लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो एक इंस्टिंक्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा वाइल्ड इंस्टिंक्ट चाहिए होता है, वो आप लोगों के अंदर अच्छा खासा होता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बहुत रियलिस्टिकली बताती हूँ। अगर आपका जन्म आर्द्र नक्षत्र में हुआ है तो जीवन में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, आंसुओं वाली सिचुएशन आएंगी ही आएंगी, या आंसुओं से भरकर आपके पास लोग आएंगे ही आएंगे। अगर आप इन चीज़ों से डील नहीं करेंगे तो आपके लिए हमेशा मुसीबत बनी रहेगी। और अगर डील करेंगे तो डील करके इनसे आगे बढ़ जाएंगे और जीवन में किसी नए सवेरे की तरफ आप बढ़ पाएंगे। जब तक आप इन चीज़ों से डील करना अवॉइड करते रहते हैं तब तक आपको मुसीबत होती रहती है। आपके अंदर के जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जब तक आप उन्हें अवॉइड करते रहते हैं तब तक आपको दिक्कत होती है। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स किसी खास प्रकार के हैं और उन्हें एक खास प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, अगर आप मानेंगे ही नहीं कि आपके अंदर पशुत्व का एक भाव है और उसे पशुपति बनकर कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर आप सदा सफरिंग में रहेंगे, यू विल कॉन्स्टेंटली सफर। लेकिन अगर आपने मान लिया कि हाँ भाई, मैं, मेरे अंदर कोई भाव है, कोई पशुत्व का भाव है, कोई ऐसी डिज़ायर्स हैं या कोई ऐसी इच्छाएं हैं, या कोई खास तरह का मेरा एम्बिशन है लाइफ में, एक्नॉलेज कीजिए उसे। एक्नॉलेज करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस पर काम करना है या नहीं करना। तो ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, सेल्फ हीलिंग का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महिलाएं होती हैं जिनका जन्म आर्द्र नक्षत्र में होता है, उन्हें अक्सर मेंस्ट्रुअल इश्यूज यानी मासिक धर्म के इश्यूज देखने में आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको यूटरस जो होता है उसमें समस्याएं देखने में आती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये कॉमनली आपको राहु के नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं में मिल जाती है कि यूटरस में या मासिक धर्म में किसी न किसी तरह की अनियमितता, किसी न किसी तरह की गड़बड़ी आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका चाइल्ड बर्थ से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता। इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर बॉर्न इन दिस नक्षत्र तो आपको बच्चे नहीं होंगे या कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अनियमितताएं आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल जाती हैं। वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस आनी ही आनी है, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनसे लड़ सकते हैं, आप सिर्फ उनको चैलेंज को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चैलेंजेस और हार्श रियलिटीज़ आपको हमेशा ही फेस करनी पड़ेगी, उससे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप अपनी फेस करें चाहे किसी और की। यही वजह होती है कि जब उच्च सरकारी पदों की बात होती है, डीएम एसडीएम की बात होती है, जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस की बात होती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, वहाँ पर भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। उनके जो दुख होते हैं उनको सुनते हैं, वहाँ पर आपको अच्छा देखने को करने को मिलता है। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजर्स भी आप अच्छे बन सकते हैं, स्पेशली अगर चंद्रमा पहले या चौथे पद में होता है तो। इसके साथ साथ ही आप ये चीज़ नोट करेंगे कि अगर आपका जन्म आर्द्र नक्षत्र में हुआ है
तो दूसरों की मदद करना आपके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता ही है, लेकिन साथ साथ आपके अंदर एक खास बात होती है कि छोटी छोटी बातों पर तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। यानी छोटी छोटी बातों से आप बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। यानी मान लीजिए आपको 2 रोटी खानी थी, राइट? और आपकी जो पत्नी है या माँ है, उन्होंने एक ही रोटी बनाई, एक ही गरम-गरम रोटी आपको दी। आपने फटाफट खा लिया, अब दूसरी रोटी का आपसे वेट नहीं हो रहा है। तो वो जो विचलित हो जाना है मन का, वो यहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े इश्यूज़ होते हैं, तो आपका एटीट्यूड बेहद स्टोइक होता है। इसी स्टोइक एटीट्यूड की वजह से लोग आप पर डिपेंड करना चाहते हैं। याद रखिए, आर्द्र नक्षत्र जो है वो बेहद स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होता है। इसकी एनर्जीज भी बेहद स्ट्रॉन्ग होती हैं। रुद्र की एनर्जीज को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। राहु की एनर्जीज को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो उन दोनों को एक साथ मिलाकर कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ज़रूरत होती है पशुपति बनने की। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहें, साथ ही साथ इमोशनल लेवल पर भी हमेशा स्वस्थ रहें, तो आपको 2 काम करने हैं। पहली बात तो ये कि आपको अपने आप को किसी भी तरीके से हर रोज़ फिज़िकली एक्टिव रखना ही रखना है। जहाँ कहीं भी फिज़िकल एक्टिवनेस आपकी कम हो जाएगी, वहाँ पर ही आपको अपने अंदर जो माइंडलेस टॉक्सिसिटी होती है, वो आपको देखने में ज़रूर मिलेगी। आपके दिमाग में उल्टे विचार ज़्यादा आएँगे अगर आप लोग फिज़िकली वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो। वर्कआउट को बेहद खतरनाक या बहुत हैवी होने की ज़रूरत नहीं है। लाइट वर्कआउट भी चलेगा, लाइट जॉग, लाइट वॉक कुछ भी चलेगा, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट एवरी सिंगल डे। इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मादक पदार्थों का सेवन, इन सब से आप दूर रहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खास तौर पे धुएं से तो आप लोग कोसों दूर रहेंगे। धुओं को अपनाने की कोशिश आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके साथ साथ ही डेली मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोग 5, 10, 15 मिनट के मेडिटेशन में अपना काम चला लेते हैं, लेकिन आप लोग आधे या 1 घंटे हर रोज़ मेडिटेशन के लिए निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी खास चीज़ के बारे में सोचना है। बस आंखें बंद करके अपने माइंड को वॉन्डर करने दीजिए यहाँ वहाँ। आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग की जो विल्डरनेस है, आपके दिमाग का जो जंगल है, वहाँ पर भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ पर भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और उन अच्छे आइडियाज़ में से आपको भी कुछ मिल सकता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। प्लस ये जो आपके अंदर विल्डरनेस का इंस्टिंक्ट होता है ना, ये इसको भी काबू करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप लोग इस बात की ज़रूर कोशिश कीजिए कि दूसरों की मदद ज़रूर करें। और हाँ, जो भी शैकल्स हैं, जो भी बंधन हैं जो आपको बांधे हुए हैं, जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी काम की नहीं रही, ऑब्सोलीट हो गई हैं। हर पुरानी चीज़ बुरी नहीं होती, हर रीति रिवाज बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि अब काम की नहीं रह गई हैं, उनसे आपको आगे बढ़ना है। उनसे अपने टाइज तोड़कर, टाइज को सेवर करके, उनका डिस्ट्रक्शन करके आपको आगे बढ़ना है। अगर इसी तरीके से आप लोग चलते रहेंगे तो फिर आपके लिए लाइफ अच्छी हो जाती है। इन जनरल जिन लोगों का जन्म आर्द्र नक्षत्र में होता है, उनको मैरिटल हैप्पीनेस में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर महसूस होती है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो शादी बहुत जल्दी मत कीजिए। 28-30 तक आप लोग वेट कर लीजिए। अपनी पर्सनालिटीज़ को और ज़्यादा मैच्योर होने का मौका दीजिए। ये मैच्योरिटी जब तक आती है, तब तक अगर आपके 1-2 बच्चे हो जाएँ, तो आप यू नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी इन अ मैरिज। ऐसा हो जाता है अक्सर, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, बिकॉज़ उस मैरिज में इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है क्रिएट, कि अब आप उसके लिए काम करना आप अच्छा नहीं समझते। आप सोचते हैं कि बस छोड़ो इस चीज़ को, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एनीमोर। या फिर आप एक नाखुश ज़िंदगी जीते हैं मैरिटल लाइफ। तो हो सके अगर, तो शादी थोड़ा लेट कीजिए आप लोग। 28-30 की उम्र तक कम से कम आप लोग रुके रहिए। चाहे आप स्टेबल रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, फिर भी आपको शादी का जो फेरे होते हैं वो लेने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए। थोड़ी अपनी उम्र बढ़ने देनी चाहिए। ये करेंगे तो आपकी मैरिटल लाइफ रिलेटिवली अच्छी होगी। इनफैक्ट अगर आप लोग चाहें तो 30-33 आराम से शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है आर्द्र नक्षत्र वालों को। लेकिन ईजिली मैनेज देयर एनिमल इंस्टिंक्ट्स। इस चीज़ का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपकी मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। याद रखिए, होम में हम 2 तरह की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। पहले तो आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन हो गए। दूसरा होते हैं पत्नी बच्चे, पति या बच्चे। तो जब आप बहुत जल्दी शादी कर लेते हो तो उनके साथ प्रॉब्लम होनी ज़रूर शुरू हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर ओन डिज़ायर्स, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर ओन इंस्टिंक्ट्स। तो
तो इसकी वजह से क्या होता है कि शुरुआती जो रिश्ता होता है उसमें दिक्कत होती है एंड यू नॉट एबल टू फुली कमिट टू अ रिलेशनशिप, राइट। तो कोशिश कीजिए कि शादी देर से आप लोग करें। इसके साथ साथ ही आपको ये कोशिश करनी है कि अपने एम्बिशन को हद से पार ना जाने दें। देखिए आखिर राहु जो है वो मैलेफिक तो है ही, यानी झूठ बोलने की प्रवृत्ति वो देता है, धोखा देने की प्रवृत्ति वो देता है, धोखा खाने की भी देता है लेकिन धोखा देने की भी देता है। तो धोखा देने की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, एलैबोरेट कहानियां बनाने की, बहाने बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो आपको आर्द्र नक्षत्र में देखने को मिल जाती है। तो आपको क्या करना है कि इन टेंडेंसीज को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, पशुपति बनना है, यानी कि पशुत्व के भाव को कंट्रोल करके रखना है। ये बेसिक सी सिंपल सी थीम है, जितना भी आप इस पर फोकस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप और कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिए कि शिव का जो पशुपति फॉर्म होता है या रुद्र फॉर्म होता है उसमें वो एक धनुष धारण किए रहते हैं। जब आप धनुष चलाते हैं तो आपको किसी एक गोल पर फोकस करना होता है, आप इधर उधर नहीं देख सकते। तो वैसे ही रुद्र को याद कीजिए, भगवान रुद्र को याद कीजिए और उनकी ही तरह किसी एक गोल पर फोकस करिए। बहुत सारे अपने लाइफ में गोल्स मत रखिए, बहुत सारे पार्टनर्स मत रखिए, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन मत रखिए। एक दो ऑप्शंस ओपन रखिए जिनको साथ लेकर आपको आगे बढ़ना है लंबे समय तक। और हर चीज़ को ये कोशिश करिए कि ये लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ज़्यादातर चीज़ें आप मत कीजिए। सिगरेट पीना ये सोच के मत शुरू कर दीजिए कि आज पी रहा हूँ कल छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप जिंदगी भर सिगरेट पीते रहते हैं। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि रिलेशनशिप हो उसमें भी लॉन्ग टर्म जो आपकी कंपैटिबिलिटी है उसको देखिए। जस्ट बिकॉज कोई पसंद आ गया, आप कॉफ़ी पीने चले गए तो नाउ यूर इन रिलेशनशिप, ये नहीं करना। वेट फॉर अ लिटिल वाइल, राइट। लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए। वैसे ही जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें भी लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी अपनी चेक कीजिए। जो भी आप अपने जीवन में रास्ता चुन रहे हैं प्रोफेशनली, उसमें भी अपनी लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए। हो सके तो कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा जॉब हो जिसमें कि आपके सामने चैलेंजेस काफ़ी आते हों, ऐसे लोग आते हों जिनको मदद की ज़रूरत है। तो क्या होगा, आप मेंटली इमोशनली हैप्पी रहेंगे और आपको और किसी चीज़ में ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की या ये फील करने की कि आई एम सैड, आई हैव अ वॉइड, ये सब महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गए आर्द्र नक्षत्र से रिलेटेड जो इंटरप्रिटेशंस थे वो। अगर आप जानना चाहते हैं और आर्द्र नक्षत्र के बारे में तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो है आर्द्र नक्षत्र का, जिसमें मैंने बेसिक क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं, वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर ये चैनल और इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं देन यू कैन लाइक, यू कैन शेयर एंड यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।